हेलो दोस्तों। आप सब लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे हो। पिछले क्लास में हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिस्कस किया था, कुछ क्लास छूट गए थे। आज हम लोग उस क्लास के पूरे जानकारी लेंगे। आज हम लोग का डिस्कशन का जो विषय रहेगा वो एडवाइजरी जुरिडिक्शन से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलो हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिस्कशन शुरू कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट को भारत के सर्वोच्च अदालत कहते हैं। उस सुप्रीम कोर्ट को गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो में सुप्रीम कोर्ट का जो विचारपोती जांच होती है उसको अपॉइंटमेंट करने के लिए उसका कुछ क्वालिफिकेशन के बारे में हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किया था। उसको जो कार्य क्षमताएं होती है उस बारे में हम लोग डिस्कस किया था। आज हम लोग उस कार्य क्षमता में कुछ जुरिडिक्स होती है, उस जुरिडिक्शन बारे में हम लोग डिस्कस किया था। आज हम लोग उस जुरिडिक्शन में से एक जुरिडिक्शन डिस्कस शुरू करेंगे। एडवाइजरी जुरिडिक्शन। चलो दोस्तों, आप सब लोग को मेरे चैनल में वेलकम है। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम लोग डिस्कस करने जा रहा है एडवाइजरी जुरिडिक्शन। इन सब जुरिडिक्शन में से पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट को जो पावर रहा है सुप्रीम कोर्ट का, तो उसका कुछ क्लासिफिकेशन किया गया है। क्लासिफिकेशन पावर ऑफ जुरिडिक्शन, उसमें से ओरिजिनल जुरिडिक्शन है, हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया है। रीड जुरिडिक्शन हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया है। अपीलेट जुरिडिक्शन हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। एडवाइजरी जुरिडिक्शन, कोड ऑफ रिकॉर्ड, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड अदर जुरिडिक्शन के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। चलो दोस्तों, फर्स्ट हम एडवाइजरी जुरिडिक्शन से शुरू करते हैं। एडवाइजरी जुरिडिक्शन आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 140 में दिए गए हैं। एडवाइजरी जुरिडिक्शन में ऑथराइज द प्रीच टू सीक द ओपिनियन ऑफ एससी इन टू कैटेगरी ऑफ मैटर। जो सुप्रीम कोर्ट का अथॉरिटी होती है वो दो कैटेगरी के विषय में उसका ओपिनियन रखती है। जो सुप्रीम कोर्ट का अथॉरिटी है वो दोनों कैटेगरी विषय में ओपिनियन रखती है। ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ, कोई क्वेश्चन हो लॉ के बारे में और फैक्ट ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस, कोई फैक्ट ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस के बारे में which has arise और which is likely to arise, जो arise हो रहा है और likely to arise हो रहा है, तो उस बारे में सुप्रीम कोर्ट डिस्कस करती है आर्टिकल 140 के माध्यम से। एडवाइजरी जुरिडिक्शन में next, on any dispute arising out of any pre-constitution, कोई डिस्प्यूट अराइज हो रहा है तो उस बारे में भी सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी जुरिडिक्शन में आती है। जैसे कोई ट्रीटी के बारे में डिस्प्यूट है, उस क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी जुरिडिक्शन के होती है। कोई एग्रीमेंट हो तो उस बारे में भी सुप्रीम कोर्ट के एडवाइजरी जुरिडिक्शन के अंतर आती है।
कॉन्वेंट हो, कोई कॉन्वेंट हो तो उस बारे में भी सुप्रीम कोर्ट के एडवाइजरी जुरिडिक्शन के अंदर आती है। कोई एंगेजमेंट है तो उस बारे में भी सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजमेंट के जुडिक्शन के अंदर आती है। संदर अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट, कोई अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट हो तो उस बारे में भी सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी जुरिडिक्शन में आती है। तो दोस्तों हम लोग देख लिया जो सुप्रीम कोर्ट कुछ बारे में एडवाइजरी जुरिडिक्शन देती है तो उसको हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। हम लोग थोड़ा ब्रीफली डिस्कस किया है, अब हम लोग उसको थोड़ा विस्तार से डिस्कस करते हैं। चलो दोस्तों एडवाइजरी जुडिक्शन विस्तार से डिस्कस करते हैं। the constitution article 130 authorize the president to seek the opinion of the supreme court. President seeks to the opinion of the supreme court in two category। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 30 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट दो कैटेगरी में प्रेसिडेंट दो कैटेगरी में सुप्रीम कोर्ट के पास से एडवाइस ले सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऑथराइज है जो प्रेसिडेंट है वो एडवाइस ले सकती है सुप्रीम कोर्ट के पास से टू कैटेगरीज मैटर में, दोनों तरह का मैटर में। पहला एक है एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, कोई क्वेश्चन रहा है, कोई लॉ रहा है पब्लिक इंपॉर्टेंस के बारे में, व्हिच हैज अराइजन, जो अराइज हो रहा है, उत्थान जिसके उत्थान हो रहा है, व्हिच इज लाइकली टू अराइज, जो अराइजन होने वाले हैं। इस तरह के कोई क्वेश्चन है जो पब्लिक इंपॉर्टेंस में रहा है, उस क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट के पास से प्रेसिडेंट एडवाइस ले सकती है। नेक्स्ट जो मैटर है ऑन एनी डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी, कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी के बारे में, कोई एग्रीमेंट के बारे में, कोई कॉन्वेंट के बारे में, कोई एंगेजमेंट के बारे में, कोई सनद के बारे में और अदर सिमिलर केस के बारे में सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट एडवाइस ले सकती है। इन फर्स्ट केस द सुप्रीम कोर्ट मैटर टेंडर और may refuse to tender each opinion of the president। कोई एक केस में सुप्रीम कोर्ट जो टेंडर जो एडवर्टाइजमेंट रहा है तो ओपिनियन रहा है प्रेसिडेंट उसको रिफ्यूज कर सकती है। नेक्स्ट but in सॉरी थोड़ा सा रुक जाइए। But in second case, Supreme Court must tender its opinion to President। फर्स्ट केस में सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट एडवाइस ले सकती है। सेकेंड केस में प्रेसिडेंट को निश्चित रूप में सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस लेना पड़ेगा। इन बोथ केस the opinion expressed by the Supreme Court is only advisory jurisdiction। बोथ केस में सुप्रीम कोर्ट के जो ओपिनियन रहा है वो एडवाइजरी जुडिक्शन के अंतर रहा है एंड नॉट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, कोई जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट नहीं है। हेंस इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट के पास बाइंडिंग नहीं है। ही मे फॉलो, हो सकता है वो इसको फॉलो कर सकती है और
मे नॉट फॉलो द ओपिनियन, हो सकता है वो इसको नहीं फॉलो कर सकती है। तो प्रेसिडेंट जो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइजरी जो उपदेश लेती है, वो हो सकता है प्रेसिडेंट वो उपदेश फॉलो कर सकती है, और हो सकता है नहीं वो फॉलो कर सकती है। हाउएवर इट फैसिलिटेट द गवर्नमेंट टू हैव ऑथोरिटेटिव लीगल ओपिनियन, कोई क्षेत्रों में सुविधा रहता है गवर्नमेंट का लीगल अथॉरिटी का ओपिनियन रहा है, ए मैटर टू बी डिसाइडेड बाय इट, इस क्षेत्रों में इस तरह का मैटर डिसाइडेड होती है। सो फार 2013 द प्रेसिडेंट हैज मेड 15 रेफरेंस कॉन्फ्रेंस, जब प्रेसिडेंट मेड किया था 15 कॉन्फ्रेंस का टू सुप्रीम कोर्ट अंडर इट्स एडवाइजरी जुडिक्शन, ये था जो 15 कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो वो था सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी जुडिक्शन के अंदर। ऑल्सो नो एज ए कंसल्टिव जुडिक्शन, इसको जाना जाती है कंसल्टिव जुडिक्शन जुडिक्शन में। इन केस और मेंशन बिलो इन द क्रोनोलॉजी, कुछ कुछ केस जो सुप्रीम कोर्ट रेफर्स करती है प्रेसिडेंट्स के, जो नीचे दिए गए हैं, इस तरह 15वां केस है। जैसे कि दिल्ली लॉ एक्ट के बारे में 1950 में सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट एडवाइस लिया है। केरला एजुकेशन बिल के लिए 1958 में सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट एडवाइस लिया है। बेलुवारी यूनियन केस से भी 1960 में सुप्रीम कोर्ट एडवाइस लिया है। सी कस्टम एक्ट 1963 में सुप्रीम कोर्ट एडवाइस लिया है। केशव सिंह केस रिलेटिंग टू प्रिविलेज ऑफ लेजिस्लेचर, केशव सिंह केस जो रिलेटेड टू प्रिविलेज लेजिस्लेचर के बारे में है, उस बारे में भी सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट एडवाइस लिया है। प्रेसिडेंशियल एजुकेशन के बारे में 1974 में प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लिया है। स्पेशल कोर्ट बिल के बारे में प्रेसिडेंट 1970 में एडवाइस लिया है। जम्मू कश्मीर रीसेटलमेंट एक्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट एडवाइस लिया है। कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल इन 1992 में प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लिया है। रामा जन्मभूमि केस में भी 1993 में सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लिया है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस टू बी अडॉप्टेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस रहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के 1980 में, उस बारे में भी सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट एडवाइस दिया है। लेजिस्लेटिव कॉम्पिटिटिव ऑफ सेंटर एंड स्टेट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ नेचर लिक्विफाइड नेचुरल गैस, इस बारे में भी सुप्रीम कोर्ट 2001 में सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट एडवाइस लिया है इसको हल निकालने के लिए। द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑन डिफारिंग द गुजरात असेंबली, जो गुजरात असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हुआ रहा था, उसके जो डिफारिंग गुजरात असेंबली हुआ था, उस इलेक्शन के क्षेत्र में 2002 में जो डिस्प्यूट रहा है, उस क्षेत्र में प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लिया है। पंजाब टर्मिनेशन एग्रीमेंट एक्ट इन 2004 जो हुआ है, उस क्षेत्र में भी सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट एडवाइस लिया है। 2G स्पेक्ट्रम केस वर्डिक्ट एंड द Manda story autocating of natural resource across the all sector of 2012, इस क्षेत्रों में भी सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट से के पास से एडवाइस लिया है। तो हम लोग देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देता है दोनों कैटेगरी क्षेत्रों से, कोई डिस्प्यूट हो, कोई वितर्क हो, तो उस क्षेत्रों में सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट एडवाइस लेता है।
और कोई एग्रीमेंट हो, कोई कॉन्वेंट हो, कोई कोई ट्रीटी हो, कोई एंगेजमेंट हो, इस क्षेत्रों में तो भी सुप्रीम कोर्ट ने से प्रेसिडेंट एडवाइस लेते हैं। तो प्रेसिडेंट दोनों क्षेत्रों से एडवाइस लेता है। फर्स्ट क्षेत्र में प्रेसिडेंट एडवाइस ले उसका मर्जी के मुताबिक एडवाइस लेती है, लेकिन सेकंड क्षेत्र में प्रेसिडेंट का एडवाइस लेना पड़ेगा। तो जो प्रेसिडेंट इधर जो प्रेसिडेंट का जो फैसिलिटी मिलता है, इस क्षेत्र में प्रेसिडेंट हो सकता है एडवाइस ले सकती है, उसका ओपिनियन हो सकता है नहीं भी ले सकती है। तो हम लोग नीचे डिस्कशन किया है शाम केस में प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के पास से कुछ एडवाइस दिए हैं, जैसे कि दिल्ली लॉ एक्ट से 1951 के क्षेत्र में, केरला एजुकेशन बिल के 1958 से क्षेत्र में, बेरुवारी यूनियन के केस में 1960 में, ऐसे 15 केस क्षेत्र से सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट एडवाइस लिए है। चलो हम लोग नेक्स्ट जाते हैं, कोड ऑफ रिकॉर्ड डिस्कस करते हैं। कोड ऑफ रिकॉर्ड में सुप्रीम कोर्ट का जो कोड ऑफ रिकॉर्ड रहा है, उस विषय पर हम लोग डिस्कस करते हैं। कोड ऑफ रिकॉर्ड का मतलब है कोई जजमेंट हो, कोई प्रोसीडिंग हो, कोई प्रमाण पत्र, उसको रिकॉर्ड करके रखना पड़ेगा, तो उसको हम कोड ऑफ रिकॉर्ड कहते हैं। जैसे आज डिस्कस कोड ऑफ रिकॉर्ड में क्या क्या सुप्रीम कोर्ट हैज टू पावर, दोनों तरह का पावर है। फर्स्ट जजमेंट से फर्स्ट केस में कोई जजमेंट हो उसको रिकॉर्ड करके रखना, प्रोसीडिंग हो उसको भी, एक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कोई एक्ट रहा है इस बारे में सुप्रीम कोर्ट का, उसको रिकॉर्ड करके रखना। आर रिकॉर्ड फॉर परपेचुअल मेमोरी और टेस्ट, इसको परपेचुअल मेमोरी की तरह फ्यूचर में काम में आएगा, इस तरह मेमोरी करके रखना, और टेस्टिमोनियल्स के हिसाब से इस जजमेंट को, इस प्रोसीड को, इस एक्ट को रिकॉर्ड करके रखना चाहिए। This is record are admitted to be of evidentiary value or cannot be questioned when proceed before any court। इसको एविडेंट के रूप में रखा जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, बाद में कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है एनी कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के बारे में, इसलिए इसको एविडेंट के जो डिसीजन ले जाएगा, जो जजमेंट ले जाएगा, उसको रिकॉर्ड करके रखना पड़ेगा। तो इसलिए कोड ऑफ रिकॉर्ड का एक माध्यम रहा है सुप्रीम कोर्ट में। फ्यूचर में कोई उस बारे में जानकारी लेगा तो वो कोई एनी कोर्ट जानकारी लेगा, तब वो एविडेंस का अप्लाई होगा, इसलिए कोड ऑफ रिकॉर्ड रखता है। कोई जजमेंट के बारे में हो, कोई फैसला के बारे में हो, इस क्षेत्र में any court, they are recognized as legal precedent and legal reference। इसको रखा जाती है लीगल प्रेसिडेंस के हिसाब से, लीगल रेफरेंस के हिसाब से। नेक्स्ट जो पावर रहा है सुप्रीम कोर्ट के कोड ऑफ रिकॉर्ड में, वो है इट हैज पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कोई कोर्ट का अवमानना कर रहा है तो इस क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट का पावर रहा है उसको पनिश करने के, आइदर विथ सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म अप टू 6 मंथ। उस किसी को हो सकता है 6 मंथ जेल हो सकता है, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के होगा, कोर्ट कर रहा है तो और उसको फाइन हो सकता है 2000 रुपी, और बोध हो सकता है कि उसको 6 मंथ इम्प्रिजन में भी हो सकता है, और 2000 रुपी उसको फाइन हो सकता है। मैंने सुप्रीम कोर्ट का कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा है, कोई अवमानना कर रहा है, तो उसका 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, सलाखों के उसको जाने पड़ेगा 6 मंथ, और उसको 2000 रुपी भी फाइन भरना हो सकता है। इसमें से कोई एक उसको हो सकता है, लेकिन बोध भी उसको हो सकता है। In 1991, Supreme Court has ruled that it has power to punish for contempt not only of itself but also High Court।
1919 एक्ट के अनुसार ये बोला है कि सुप्रीम कोर्ट हैज रूल दैट इट्स पावर टू पनिश फॉर कॉन्टेम। इसमें बोला है कि सुप्रीम कोर्ट किसी को भी पनिश कर सकता है, सजा दे सकती है किसी ने कोर्ट का अवमानना किया है। केवल मात्र 1991 में यही चीज लागू नहीं हुआ था, यही आइन हाई कोर्ट में भी लागू हुआ है। हाई कोर्ट का कोई अवमानना कर रहा है, कोई हाई कोर्ट का कोड ऑफ कंडक्ट कर रहा है, तो हाई कोर्ट भी पनिश कर सकती है। सबऑर्डिनेट कोर्ट फंक्शनिंग इन इंटायर कंट्री, सबऑर्डिनेट कोर्ट भी फंक्शन करती है सारे देश में। दोस्तों हम लोग कोड ऑफ रिपोर्ट के बारे में ब्रीफली डिस्कस किया है। अब हम इसको विस्तार से जानेंगे कैसे सुप्रीम कोर्ट कोड ऑफ रिकॉर्ड करती है, कौन कौन क्षेत्र से उसका कोड ऑफ रिकॉर्ड है। दोनों तरीका जो है कोड ऑफ रिकॉर्ड करने के लिए, कोई जजमेंट के हो, एक दूसरे हो, कोई कॉन्टेम कोर्ट के बारे में हो, तो ये दोनों चीज हम लोग विस्तार से डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। as a court of record, the Supreme Court has two power. As a court of as a court of record, Supreme Court has two power. First, the judgment, proceeding, and act of Supreme Court are record for perpetual memory and testimony। पहले हम ब्रीफली जब डिस्कस किया था उधर देखा है कि जो जजमेंट होती है, जो प्रोसीडिंग होती है, जो एक्ट होती है, सुप्रीम कोर्ट उसको रिकॉर्ड करती है फॉर उसका परपेचुअल टेस्टिमनी के रूप में, मेमोरी के रूप में और टेस्टिमनी के रूप में। दिस रिकॉर्ड आर एडमिटेड टू बी ऑफ एविडेंटरी वैल्यू। इस रिकॉर्ड का एक एडमिटेड एविडेंटरी वैल्यू रहता है and cannot be questioned when proceed before any court। इस बारे में कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है कोई कोर्ट में इसको ले जाके। दे आर रिकॉग्नाइज लीगल प्रेसिडेंट और लीगल रेफरेंस, इसको परिचित किया जाती है एक लीगल डॉक्यूमेंट और लीगल रेफरेंस के रूप में जो कोड ऑफ रिकॉर्ड रहा है। जो जजमेंट के बारे में हो, प्रोसीडिंग के बारे में हो, कोई एक्ट के बारे में हो, जो जजमेंट दिए गए हैं, कोई डिस्प्यूट हुआ है, उस क्षेत्रों में सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिए गए हैं, जो उस क्षेत्र के रिलेटेड कोई एक्ट पास किया है, उस क्षेत्र में जुड़े हुए जो प्रोसीडिंग हो रहा था, जो वो सब एक लीगल रेफरेंस के रूप में सुप्रीम कोर्ट में रिकॉर्ड की तरह रह जाएगा। नेक्स्ट चीज क्या है, इट हैज पावर टू पनिश फॉर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कोई कोर्ट का अवमानना कर रहा है तो उसका पनिशमेंट होगा आइदर विथ सिंपल इम्प्रिजनमेंट, उसका सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो सकता है फॉर द टर्म ऑफ 6 मंथ, उसका 6 महीने के सिंपल इम्प्रिजनमेंट, उसका सलाखों में जाने पड़ेगा उसको 6 महीने के लिए, और फाइन 2000 रुपी, और उसको फाइन देना पड़ेगा 2000 रुपए, और उसको बोध भी हो सकती है, उसको जेल भी हो सकती है और उसको 2000 रुपए फाइन भी भरना पड़ेगा। इन 1991 द सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड दैट इट हैज पावर टू पनिश फॉर कॉन्टेम्प्ट नॉट ओनली ऑफ इटसेल्फ बट आल्सो हाई कोर्ट। अकॉर्डिंग टू 1919 जो एक्ट हुआ था, उस एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के कोई अवमानना कर रहा है तो उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा। खाली केवल मात्र ये चीज सुप्रीम कोर्ट में लागू नहीं है, ये चीज हाई कोर्ट में भी लागू है। हाई कोर्ट का कोई अवमानना कर रहा है तो हाई कोर्ट भी पनिश कर सकती है। सबऑर्डिनेट कोर्ट एंड ट्राइब्यूनल फंक्शन इन द एंटायर कंट्रीज। इस क्षेत्र में सबऑर्डिनेट कोर्ट और ट्राइब्यूनल फंक्शन भी इस तरह दृष्टिभंगी से चल सकती है।
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में बी सिविल और क्रिमिनल। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकती है, कोई सिविल केस हो सकती है, कोई क्रिमिनल केस हो सकती है। सिविल कंटेम्प्ट मीन, सिविल कंटेम्प्ट का मतलब है विलफुल डिसोबीडियंट टू एनी जजमेंट। कोई व्यक्ति डिसोबीडियंट नहीं मान रहा है जो जजमेंट दिए गए हैं, वो इस क्षेत्र में हो सकती है। और उस सॉरी नहीं मान रहा है तो उसके क्षेत्र में सिविल कंटेम्प्ट हो सकती है। ऑर्डर ऑर्डर रीड्स एंड अदर प्रोसेस ऑफ कोर्ट और willful breach of undertaking given the court। तो इन सब क्षेत्रों में, रीड्स के क्षेत्रों में, आधार प्रोसेस के क्षेत्रों में कोड और विलफुल ब्रीच ऑफ अंडरटेकिंग गिवन कोड जो दिए गए हैं, इन सब क्षेत्रों में, सिविल क्षेत्रों में कंटेम्प्ट ऑफ कोड होती है। क्रिमिनल क्षेत्रों में जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मीन मतलब होती है द पब्लिकेशन ऑफ एनी मैटर और एनी डूइंग एक्ट हुई, जैसे कि कोई पब्लिकेशन के क्षेत्र में कोई विषय हो, जो एक्टिविटी हो, जैसे कि कैंडलाइज और लोअर द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट। कोई कैंडलाइज लेके लोअर अथॉरिटी कोर्ट में जा रहा है तो इस क्षेत्र में हो सकती है। प्रिजुडाइज इंटरफेरेंस विद द ड्यू कोर्स ऑफ जुडिशियल प्रोसेस। प्रिजुडाइज रहा है, जो इंटरफेरेंस कर रहा है ड्यू कोर्स में, जुडिशियल प्रोसीडिंग में, और इंटरफेरेंस और ऑब्स्ट्रक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ जस्टिस इन एनी अदर मैनर। कोई जजमेंट देने के क्षेत्र में कोई इन्वॉल्व हो रहा है, उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसको विरोध कर रहे हैं, तो उस क्षेत्र में भी सुप्रीम कोर्ट कोड ऑफ कंटेम्प्ट हो सकता है क्रिमिनल मैटर से। सिविल मैटर से हम लोग देख लिया कौन कौन क्षेत्र में सिविल मैटर में होती है। जो कोई जजमेंट हो, उसके बारे में कोई वायलेट कर रहा है, कोई ऑर्डर हो, उस क्षेत्र में कोई रीड्स हो, कोई प्रोसेस हो, कोई विलफुल ब्रीच ऑफ अंडरटेकिंग हो, इस क्षेत्र में कोई वायलेट कर रहा है तो उस क्षेत्र में कोड ऑफ कंटेम्प्ट हो सकता है सिविल मैटर से। और क्रिमिनल मैटर से कौन कौन होती है? क्रिमिनल मैटर में कैंडलाइज और लोअर अथॉरिटी ऑफ कोर्ट। कोई कैंडलाइज हो रहा है, लोअर अथॉरिटी कोर्ट में हो रहा है, तो इसके इस तरह क्रिमिनल मैटर में कोड ऑफ कंटेम्प्ट हो सकती है। प्रिजुडाइज और इंटरफेरेंस विद द ड्यू कोर्स ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग, जो प्रिजुडाइज कर रहा है जो ड्यू कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग में, तो इस क्षेत्र में क्रिमिनल मैटर में कोड ऑफ कंटेम्प्ट हो सकती है। इंटरफेरेंस ऑब्स्ट्रक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन अदर मैटर, तो जो इंटरफेरेंस रहा है, कोई विरोध कर रहा है कोई जजमेंट देने के लिए, इस क्षेत्र में भी कोड ऑफ कंटेम्प्ट हो सकते हैं क्रिमिनल मैटर में। हाउएवर छोड़ दो, इनोसेंट पब्लिकेशन, कोई इनोसेंट पब्लिकेशन हो रहा है एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम मैटर, कोई डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सम मैटर के बारे में, फियर एंड एक्यूरेट रिपोर्ट ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग के बारे में, फियर एंड रेस्पॉन्सिबल क्रिटिसिज्म ऑफ जुडिशियल एक्ट के बारे में कोई फियर हो रहा है, रेस्पॉन्सिबल क्रिटिसिज्म कॉमन ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड ऑफ द जुडिशियरी। एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में जो जुडिशियरी में जो हो रहा है, जब जुडिशियरी डू नॉट अमाउंट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, उस क्षेत्र में जुडिशियरी को कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं। नॉर्मल कोई चीज के बारे में, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम मैटर, कोई डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है सम मैटर में, फेयर एंड एक्यूरेट रिपोर्ट ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग, कोई फेयर एंड एक्यूरेट रिपोर्ट रहा है जुडिशियल प्रोसीडिंग के बारे में, उस क्षेत्र में फेयर एंड रेस्पॉन्सिबल क्रिटिसिज्म जुडिशियल एक्ट एंड कमेंट ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड ऑफ जुडिशरी के बारे में। तो इन तरह क्षेत्रों से कोई कोड ऑफ कंटेम्प्ट नहीं होती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जुडिशियल रिव्यू के बारे में। नेक्स्ट जो पावर रहा है सुप्रीम कोर्ट का वो है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कोई सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन
पार्लियामेंट गवर्नमेंट हमारे सरकार का जो तीनों पार्ट है, जो जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, दोनों पार्ट जैसे कि लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी, लेजिस्लेचर कोई लॉ क्रिएट किया है तो उस लॉ में एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो उस लॉ में कोई गलतियां है तो उस बारे में उस बारे में विचार करना, जांच करना सुप्रीम कोर्ट का होती है। सुप्रीम कोर्ट उस बारे में राइट डिसीजन लेती है। ये जजमेंट राइट है और रॉन्ग है, ये पब्लिक वेलफेयर है और पब्लिक वेलफेयर नहीं है। जब ये पब्लिक वेलफेयर है तो ये पब्लिक के लिए ये लॉ इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, और पब्लिक वेलफेयर नहीं है तो इस लॉ को बारे में डिस्कशन सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो इसको हम लोग जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। तो देखते हैं कौन कौन क्षेत्र में जुडिशियल रिव्यू करती है सुप्रीम कोर्ट। जुडिशियल रिव्यू इज द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जुडिशियल रिव्यू एक पावर होती है सुप्रीम कोर्ट के टू एग्जामाइन द कॉन्स्टिट्यूशनली of the legislative enactment and executive order of both the center and state। पहले मैं बोला है कि लेजिस्लेटिव हो, कोई एग्जीक्यूटिव हो, कोई ऑर्डर पेश कर रहा है, सेंट्रल हो, स्टेट हो, उस क्षेत्र में वो पब्लिक वेलफेयर के लिए उपयुक्त नहीं हो कि पब्लिक वेलफेयर के लिए बेनिफिटेबल है कि प्रिविलेजफुल है, तो उस बारे में जांच करती है सुप्रीम कोर्ट, एग्जामाइन करती है। ऑन एग्जामाइन इफ दे आर फाउंड टू बी वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन, तो जब इसको देखा जाती है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट कर रहा है तो इस क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेती है और ये चीज देखती है कि कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट कर रहा है, कोई बिल हो, कोई एक्ट हो, कोई एनेक्टमेंट हो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के द्वारा बनाए गए, तो इस क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेती है। इसको हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। दे कैन बी डिक्लेयर बाय सुप्रीम कोर्ट एज ए इलीगल। तो कोई इसको जो चीज बिल एनेक्टमेंट जो ले आ रहा है वो पब्लिक वेलफेयर को वायलेट कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उसको इलीगल अनाउंस करती है एक तरीका, दूसरे उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनाउंस करती है, उसको इनवैलिड अनाउंस करती है, एक्सेप्ट उसको नाल और वाइड कर देती है, इसको बाद दे देती है, खारिज कर देती है, टर्मिनेट कर देती है। दे कैन नॉट बी एनफोर्स बाय गवर्नमेंट। इसके द्वारा गवर्नमेंट को कोई एनफोर्स नहीं किया जा सकती है, तो गवर्नमेंट इसको एनफोर्स नहीं कर सकती है। तो दोस्तों हम लोग जुडिशियल रिव्यू की ब्रीफली डिस्कस किया है। हम लोग अब विस्तार से देखेंगे जुडिशियल रिव्यू में क्या क्या होती है। जुडिशियल रिव्यू इज द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की एक पावर होती है जुडिशियल रिव्यू टू एग्जामाइन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द legislative enactment and executive order of both the central and state government। जुडिशियल रिव्यू का मतलब है सुप्रीम कोर्ट का एक पावर रहा है उसको एग्जामाइन करने के लिए, उसको जांच करने के लिए जो लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ने जो एनेक्टमेंट और ऑर्डर प्रेजेंट किया है, सेंट्रल और स्टेट हो, तो उसका कितना कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है उसको जांच करने के लिए जुडिशियल रिव्यू जैसे कार्य सुप्रीम कोर्ट की है। ऑन एग्जामाइन if they are found to be violate of constitution, जब उसको एग्जामाइन किया जाती है तब देखा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन को ये चीज वायलेट कर रहा है, उसको बोलते हैं अल्ट्रा वायरस, इसको बोलते हैं अल्ट्रा वायरस। जब कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट करती है दे कैन बी डिक्लेयर एज इलीगल, उन सब चीजों को इलीगल बोल के सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर देती है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल के डिक्लेयर कर देती है, एंड इनवैलिड भी बोल देती है। इसको लास्ट में उसको नाल और वाइड कर देती है जो
पब्लिक के लिए वेलफेयर नहीं है, जो एनेक्टमेंट है, जो ऑर्डर है, जो सेंट्रल और स्टेट ने सुप्रीम कोर्ट में इशू किया है, तो वो टर्मिनेट कर देती है बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो टर्मिनेट हो जाती है। Consequently, they cannot enforced by the government। तो इस क्षेत्र में उन सब गवर्नमेंट के द्वारा एनफोर्स नहीं किया जाती है। तो दोस्तों हम लोग जुडिशियल रिव्यू के बारे में जान लिए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के कुछ अदर पावर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के और कुछ पावर रहा है। तो जितने जुडिशियल के पावर था, जुडिशियल के पावर था, और सुप्रीम कोर्ट इसको छोड़ के और कुछ भी पावर है, जैसे कि ब्रीफली हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि प्रॉब्लम रिलेटेड इलेक्शन रिलेटेड के बारे में, तो सुप्रीम कोर्ट के अदर पावर में आती है। जैसे कि प्रेसिडेंट्स का इलेक्शन हो, वाइस प्रेसिडेंट्स का इलेक्शन हो, विल बी हियर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। इस क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट में सुनाई जाती है। कोई डिस्प्यूट रहा है प्रेसिडेंट्स के क्षेत्र में, कोई वाइस प्रेसिडेंट्स के क्षेत्र में, कोई ये सब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सॉल्व किया, रिजॉल्व किया जाती है। द मेंबर ऑफ यूपीएससी मिसबिहेवियर विल बी रेफर टू सुप्रीम कोर्ट। प्रेसिडेंट इस क्षेत्र में रेफर करती है सुप्रीम कोर्ट। कोई यूपीएससी का जो चेयरमैन होती है, जो मेंबर होती है, उन लोगों ने करप्ट कर रहा है, कोई करप्शन से जुड़े हुए हैं, तो इस क्षेत्र में उस चेयरमैन के बारे में, उस यूपीएससी के बारे में सुप्रीम कोर्ट के पास इस विषय के चीज पर बिल सुप्रीम कोर्ट के पास भेज सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट इस बारे में डिसीजन लेती है। सुप्रीम कोर्ट का इस आधार पावर के अंदर ये आती है। नेक्स्ट, कैन सेल्फ रिव्यू इट्स ओन मिस्टेक, ओन मिस्टेक्स पार्ट केस। जब इसको छोड़ के सुप्रीम कोर्ट खुद ओन मिस्टेक जो होती है पास्ट केस में, तो उस बारे में भी जांच करती है। इस सुप्रीम कोर्ट के आदर्श पावर में आती है। इफ एनी पेंडिंग इन हाई कोर्ट, कोई केस पेंडिंग रहा है हाई कोर्ट में, तो उस क्षेत्र में भी सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करती है। दैट केस कैन बी टेकन ओवर बाय द सुप्रीम कोर्ट। कोई केस पेंडिंग रहा है हाई कोर्ट में, उस केस को टेक ओवर करती है सुप्रीम कोर्ट। उस केस भी टेक ओवर करती है सुप्रीम कोर्ट। चलो दोस्तों, हम लोग जो आदर्श पावर रहा है सुप्रीम कोर्ट का, उसका तो हम लोग ब्रीफली जान लिए हैं। अब हम लोग जानते हैं उसका जो विस्तार से जानते हैं जो आदर्श पावर रहा है सुप्रीम कोर्ट का। beside the above, the Supreme Court has numerous other power। जितने भी पावर रहा है उसको छोड़ के सुप्रीम कोर्ट का बहुत ज्यादा अदर पावर रहा है। वो एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, it decided the dispute regarding the election of the president। प्रेसिडेंट्स के इलेक्शन के बारे में कोई डिस्प्यूट है, तो इस क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट का अदर पावर अप्लाई होती है। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में भी कोई डिस्प्यूट रहा है, इस क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट का अदर पावर रहा है। इस क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट जज कर सकती है। इन दिस रिगार्ड इट हैज ओरिजिनल, एक्सक्लूसिव एंड फाइनल अथॉरिटी। इस क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट होती है। कोई वाइस प्रेसिडेंट हो, प्रेसिडेंट हो, जो इलेक्शन रिलेटेड कोई डिस्प्यूट रहा है, तो इस क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट ही होती है फाइनल एंड एक्सक्लूसिव अथॉरिटी। इस क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन लेगा वही डिसीजन सबको मानना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही फाइनल अथॉरिटी है। इट्स इंक्वायरी इनटू द conduct of behavior of the chairman and member of Union Public Service Commission on reference made by president। प्रेसिडेंट के द्वारा भेजे गए हैं कोई रेफरेंस के पर
यूपीएससी का जो चेयरमैन होती है, जो मेंबर होती है, उन लोगों का कोई मिसबिहेवियर हो रहा है तो उस बारे में भी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट लेती है, उस बारे में भी सुप्रीम कोर्ट डिस्कस करती है। इफ इफ इट फाइंड देम गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर, जब प्रेसिडेंट फाइंड करती है उसका मिसबिहेवियर का अपराध का मिसबिहेवियर, उन्होंने जो मिसबिहेव किया है उसका अपराध फाइंड गिल्टी फाइंड उसको दोषारोप फाइंड हो जाती है। इट कैन रिकमेंडेड टू द प्रेसिडेंट, इस क्षेत्रों में प्रेसिडेंट रिकमेंड करती है फॉर देयर रिमूवल, उसको रिमूवल करने के लिए, यूपीएससी चेयरमैन से पद से उसको हटाने के लिए प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट रिकमेंड करती है। द एडवर्टाइज स्टैंडर्ड by the Supreme Court सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए जाती है, जो एडवर्टाइजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रेसिडेंट के पास भेजा जाते हैं। दिस इज रिगार्ड बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट मजबूर रहता है कि उसको उसका पद से हटाया जाए। चलो दोस्तों, हम लोग देखते हैं कुछ और नेक्स्ट उसका जो पावर रहा है, नेक्स्ट जो अदर पावर रहा है वो है इट हैज पावर टू रिसीव, टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट और ऑर्डर। इसका पावर रहा है उसको खुद का जजमेंट और ऑर्डर को रिव्यू करना। it is not bound by the previous decision and can डिपार्टमेंट फ्रॉम इट इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, कोई प्रीवियस डिसीजन से व कोई डिपार्टमेंट से उसको इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस से नहीं बाउंड नहीं है। और कम्युनिटी वेलफेयर के लिए इन ब्रीफ द सुप्रीम कोर्ट इन केशवानंद भारती केस, सुप्रीम कोर्ट केशवानंद 1973 में इस बारे में डिस्कस किया है। सुप्रीम कोर्ट डिपार्ट फ्रॉम इट्स प्रीवियस जजमेंट इन द गोलोकनाथ केस, कोई जजमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट, उस जजमेंट के रिव्यू कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, जैसे केशवानंद भारती केस 1973, जैसे गोलोकनाथ केस 1967। नेक्स्ट जो जजमेंट अदर जजमेंट रहा है, नेक्स्ट क्या है, and it is authorized to withdraw the case pending from the high court and dispute itself. It can also transfer a case appeal pending the high court, कोई केस हाई कोर्ट में पेंडिंग रहा है तो इस क्षेत्रों में सॉरी कोई केस हाई कोर्ट में पेंडिंग रहा है तो इस क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट उस केस पेंडिंग केस को हाई कोर्ट से ले लेती है और उस केस में वो डिस्कशन जजमेंट करना शुरू करती है। इट ऑल्सो इट्स लॉ द बाइंडिंग ऑल कोर्ट इन इंडिया, जो बाइंडिंग कोर्ट ऑल कोर्ट रहा है इंडिया में, इट डिक्रीज और द ऑर्डर इज एनफोर्सेबल, इसका ऑर्डर एनफोर्सेबल रहा है थ्रू द कंट्री, सारा कंट्री में इसका एनफोर्सेबल। ऑल द अथॉरिटी सिविल एंड जुडिशियल इन द कंट्री शुड बी एक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इस क्षेत्र में सब अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट का अथॉरिटी होती है, सुप्रीम एक्ट करती है सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से। अच्छा, इट हैज पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट, उसका पावर एंड जो रिव्यू रहा है उसका खुद का जजमेंट का वो जांच करती है। इट इज नॉट बाइंडिंग बाय प्रीवियस डिसीजन, ये बाइंडिंग नहीं है प्रीवियस डिसीजन से द्वारा। कैन बी डिपार्ट फ्रॉम, ए डिपार्टमेंट होती है इट्स इन द
इंटरेस्ट ऑफ जुडिशियरी, जो जजमेंट जब चल रहा है उस जजमेंट से तौर पर वो डिफरेंट हो सकती है, और कोई कम्युनिटी के बेसिस, कम्युनिटी वेलफेयर के बेसिस पे वो जजमेंट डिफर हो सकती है। इन ब्रीफ, द सुप्रीम कोर्ट इज इटसेल्फ करेक्टिंग एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट एक इस क्षेत्र में वो करेक्शन कर सकती है उस जजमेंट को। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इस तरह कोई कुछ एग्जाम्पल है जो करेक्शन किया गया है, बाद में वो जजमेंट दिए गए हैं पहले जो पब्लिक वेलफेयर के लिए, उसको करेक्शन किया गया है नेक्स्ट टाइम। जैसे कि केशवानंद भारती केस 1973, द जजमेंट इन और गोलोकनाथ केस 1967, it is authorized to withdraw the case of pending the High Court and dispose them by itself. It can also transfer a case appeal pending before the High Court and another High Court. कोई केस, कोई कोई भी हाई कोर्ट में पेंडिंग रहा है, उस क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट खुद जज कर सकती है, और वो जजमेंट दूसरे कोई हाई कोर्ट में ट्रांसफर भी कर सकती है। इट्स लॉ इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट इन इंडिया। इस बाइंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट जो लॉ क्रिएट करता है वो सभी कोर्ट में बाइंडिंग है। इट्स डिक्री ऑल अथॉरिटी, the civil and judicial in the country should act aid of the Supreme Court। जो सब अथॉरिटीज है, सिविल हो जुडिशियल हो, सारे देश में इस एक्ट के हिसाब से उसको चलना पड़ेगा। नेक्स्ट, इट हैज अनलिमिटेड इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको अनलिमिटेड सुप्रीम कोर्ट को अनलिमिटेड इंटरप्रेटर कहा जा सकती है। इट कैन गिव फाइनल वर्जन टू द स्पिरिट एंड द कमिटमेंट ऑफ द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशनल एंड द वर्बाइज यूज टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इस क्षेत्र में अनलिमिटेड इंटरप्रेट कर सकती है, प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में फाइनल जजमेंट दे सकती है। इट हैज पावर टू जज, सुपरिटेंडेंट्स एंड कंट्रोल ओवर ऑल द कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल फंक्शनिंग इन द एंटायर टेरिटरी ऑफ द कंट्री। सारे देश में जितने कोर्ट है, जितने ट्रिब्यूनल है, उसको कंट्रोल कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। द सुप्रीम कोर्ट jurisdiction and power with the respect to matter of the union। उस सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिडिक्शन है, जो पावर है, उसका यूनियन की मैटर है, एंड लिस्टेड कैन बी एनलार्ज बाय द पार्लियामेंट। इस जो मैटर है इसको एनलार्ज कर सकती है, इसको व्याख्या करती है, जो जजमेंट दे रहा है, जो पावर रहा है उसको एनलार्ज कर सकती है, उसको जजमेंट कर सकती है बाय द पार्लियामेंट के द्वारा। फर्दर द जुरिडिक्शन एंड पावर with the respect to other matters and others, वो फर्दर जजमेंट कर सकते हैं अदर्स मैटर्स के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स। सुप्रीम कोर्ट का जो एडवोकेट रहा है उस चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के तीनों तरह एडवोकेट रहता है। फर्स्ट, सीनियर एडवोकेट। सीनियर एडवोकेट कैसे होती है? डेजिग्नेट बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जो सीनियर एडवोकेट जज, जिसका काम का बारे में एक्सपीरियंस ज्यादा रहा है, उसको सीनियर एडवोकेट कहता है। वो सुप्रीम कोर्ट का हो, वो हाई कोर्ट का हो। सीनियर एडवोकेट कैन नॉट अपियर विदाउट, सीनियर एडवोकेट उसका अपियरेंस नहीं होती है विदाउट एडवोकेट रिकॉर्ड ऑन एसी इन जूनियर। कोई जूनियर हो जो उसका रिकॉर्ड कोई उसका एडवोकेट नहीं कर सकती है ऑन द रिकॉर्ड। दिस मैटर सीनियर एडवोकेट उसका कोई जो जजमेंट दिया है उस जजमेंट को जूनियर एडवोकेट प्रेजेंट नहीं कर सकती है।
द एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड इन एससी, जूनियर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड रहता है, जूनियर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड रहता है सुप्रीम कोर्ट में, और जूनियर एडवोकेट और रिकॉर्ड रहता है सुप्रीम कोर्ट में। अर्थात कि सीनियर जो एडवोकेट रहता है उसके अंडर जूनियर एडवोकेट लोग, जूनियर एडवोकेट काम करती है, काज काम करती है। दिस एडवोकेट आर एंटाइटल्ड टू फाइल, जो जूनियर एडवोकेट होती है उसको काम है जो जजमेंट दिए गए हैं सीनियर रिकॉर्ड के द्वारा उसको इंटरेक्ट करना है, उसको संचित कलेक्शन करना है कोई फाइल में, एनी मैटर ऑफ डॉक्यूमेंट बिफोर एसी। सुप्रीम कोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट दिया है पहले, उसको भी कोई फाइल में रिजर्व करना, संरक्षण करना चाहिए, वो जूनियर एडवोकेट करती है। दे कैन ऑल्सो फाइल एन अपीयरेंस ऑन एक्ट फॉर पार्टी इन द हाई कोर्ट, कोई पार्टी हो, कोई चीज हो, तो इस क्षेत्रों में जो लोग जूनियर एडवोकेट होती है वो लोग उसके क्षेत्रों में फाइल अपीयरेंस करती है सुप्रीम कोर्ट में। अदर एडवोकेट, और कुछ अदर एडवोकेट रहता है, सीनियर एडवोकेट रहता है, जूनियर एडवोकेट रहता है, कुछ अदर, एक तीनों तरीका के एडवोकेट हम लोग देखते हैं। कुछ अदर एडवोकेट जैसे कि नेम्स और रिटिन इन स्टेट बार काउंसिल, उसका नेम रहता है स्टेट बार काउंसिल में, मेंटेन अंडर एडवोकेट एक्ट, उसको मेंटेन किया जाता है अंडर एडवोकेट के एक्ट के अनुसार 1960 के अनुसार। दे कैन नॉट फाइल एनी डॉक्यूमेंट, कुछ लोग फाइल नहीं कर सकते कोई डॉक्यूमेंट का ऑन द मैटर बिफोर द कोर्ट, कोई मैटर रहा है कोर्ट के पहले। दे कैन अपीयर एंड आर्गू ऑन इंस्ट्रक्शन फॉर एआर, सुप्रीम कोर्ट का जो एआर रहा है उसको कोई आर्गुमेंट छोड़ के वो दे कैन अपीयर एंड आर्गू ऑन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम एआर, उन लोग कोई चीज अपीयर कर सकती है, कोई भीतर का उपस्थापन कर सकती है सुप्रीम कोर्ट में, वो एआर के इंस्ट्रक्शन के बेसिस पर। चलो दोस्तों, हम लोग ब्रीफली डिस्कस कर लिए है सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट होते हैं, वो एडवोकेट तीनों तरह होती है, सीनियर एडवोकेट होती है, जूनियर एडवोकेट होती है, सीनियर एडवोकेट होती है, जूनियर एडवोकेट होती है, और अदर एडवोकेट होती है। चलो देखते हैं ब्रीफली तरीके से। Three category of advocate are entitled into practice law before in the Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट में तीनों तरह के एडवोकेट होती है प्रैक्टिस करने के लिए। दे आर, पहले सीनियर एडवोकेट, these are advocate who are designated as a senior advocate, जो एडवोकेट रहता है, उस सीनियर एडवोकेट रहता है उसको डेजिग्नेट किया जाती है सीनियर एडवोकेट के रूम में बाय सुप्रीम कोर्ट, के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा, और बाय एनी हाई कोर्ट, कोई स्टेट में कोई सीनियर, हाई कोर्ट में जो सीनियर रहा है उसको सीनियर एडवोकेट के रूम में घोषित किया जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और जो स्टेट में जो हाई कोर्ट रहा है उस हाई कोर्ट के द्वारा। With this, the court can designate any एडवोकेट, कोर्ट डेजिग्नेट कर सकती है कोई एडवोकेट को विथ हिज कंसेंट एज ए सीनियर एडवोकेट, उसको सीनियर एडवोकेट के रूम में उसको डेजिग्नेट कर सकती है इफ इट्स ओपिनियन बाय virtue of his ability, standing at bar, or special knowledge or experience in law, the said advocate is deserved of such distinction। तो किसी को सीनियर एडवोकेट के रूम में चुने जाने के लिए उसका एबिलिटी होना चाहिए,
स्टैंडिंग एट बार में रहना चाहिए और उसको स्पेशल नॉलेज रहना चाहिए लॉ के क्षेत्र में, तब उसको वो डिजर्व कर सकती है सच डिस्टिंक्शंस के लिए। ए सीनियर एडवोकेट is not entitled to appear without any advocate on record in in Supreme Court, or without a junior in other court or ट्रिब्यूनल इन इंडिया। सीनियर एडवोकेट के एंटाइलेट के छोड़ के कोई रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में और कोई ट्रिब्यूनल में, कोई हाई कोर्ट में जूनियर प्रेजेंट नहीं कर सकती है। ही इज ऑल्सो नॉट एंटाइटेड टू एक्सेप्ट इंस्ट्रक्शन टू ड्रॉ प्लीडिंग और एफिडेविट्स। उस क्षेत्र में कोई इंस्ट्रक्शन, कोई ड्रॉप प्लीडिंग, एफिडेविट्स रहा है, कोई एडवाइस रहा है, कोई एविडेंस रहा है, और डू एनी ड्राफ्टिंग वर्क ऑफ एनालॉजियस, कोई एनालॉजी रहा है, तो इस क्षेत्र में कोई कुछ जूनियर प्रेजेंट नहीं कर सकती है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं जो वो प्रेजेंट नहीं कर सकती है। conveyancing work or any kind of whatever, but this is prohibition shall not be extended to setting any such matter aforesaid constitution with junior के द्वारा कोई चीज को हाई सुप्रीम कोर्ट में हो व ट्रिब्यूनल में हो, सीनियर एडवोकेट के द्वारा प्रेजेंट किया कोई चीज, वो नहीं, जूनियर नहीं प्रेजेंट कर सकती है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड रहा है जो नेक्स्ट तारीख, जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो रहा है उस बारे में डिस्कस करते हैं। चलो देखते हैं। ओनली दिस advocates are entitled to file any matter of document any matter or document before the Supreme Court. They can also file appearance with for party in the Supreme Court. कोई मैटर के बारे में एंटाइलेट किया डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करता है सुप्रीम कोर्ट के पहले, इस जो एडवोकेट, और ओनली दिस एडवोकेट, वो जो एडवोकेट होता है वो आर एंटाइटेड टू फाइल, वो एंटाइलेट करती है फाइल को एनी मैटर और डॉक्यूमेंट, कोई मैटर रहा है डॉक्यूमेंट के बारे में बिफोर द सुप्रीम कोर्ट के आगे। दे कैन ऑल्सो फाइल एन अपियरेंस, उन लोग फाइल अपियरेंस करती है और और एक्ट फॉर पार्टी, और कोई एक्ट लेती है पार्टी के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में। इस क्षेत्र में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड रहता है। और अदर चीज क्या है, अदर एडवोकेट का काम क्या है, these are advocate whose name are entered on the roll of any state bar council। जो एडवोकेट रहा है, जो लोग एडवोकेट रहा है उसका नेम कोई स्टेट के बार काउंसिल में है, मेंटेन अंडर द एडवोकेट एक्ट, उसको मेंटेन किया जा रहा है अंडर एडवोकेट एक्ट के माध्यम से। और 1960 दे कैन अपीयर एंड आर्ग्यू एनी मैटर, 1960 के अनुसार उन लोग अपीयर हो सकता है, आर्ग्यू कर सकता है एनी मैटर, कोई मैटर के बारे में, ऑन बिहाफ ऑफ पार्टी का कोई मैटर के बारे में उन लोग आर्ग्यू कर सकती है इन सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जो अदर एडवोकेट रहता है वो आर्ग्यू कर सकता है पार्टी, जो पार्टी आ रहा है विचार चाहने के लिए, जजमेंट चाहने के लिए, उस क्षेत्र में उन लोग उस पार्टी से होके सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट बट दे आर नॉट एंटाइटेड टू फाइल, लेकिन उन लोग एंटाइटेड नहीं कर सकती है फाइल को, एनी डॉक्यूमेंट को, और एनी मैटर बिफोर द कोर्ट, और कोई मैटर रहा है कोर्ट के पहले, उस क्षेत्र में उन लोग एंटाइटेड
नहीं कर सकती है। कोई पार्टी के बारे में सुप्रीम कोर्ट में उसका केस प्रेजेंट कर सकती है पार्टी से होकर, लेकिन कोई मैटर एंटाइटल नहीं कर सकती है बिफोर सुप्रीम कोर्ट के पहले। अब हम लोग देखेंगे अमेरिका, अब हम लोग देखेंगे इंडियन सुप्रीम कोर्ट एंड अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या डिफरेंस है। कुछ देख लेते हैं क्या क्या डिफरेंस है अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट और इंडियन सुप्रीम कोर्ट में। इंडियन पहले इधर इधर इंडियन सुप्रीम कोर्ट है, इधर इंडियन है और इधर अमेरिका है। Indian Supreme Court, its original jurisdiction is confined to federal case. इंडिया के जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन है वो कॉन्फाइनेट करती है खाली फेडरल केस को, और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इट ओरिजिनल जुरिडिक्शन कवर नॉट ओनली फेडरल केस बट ऑल्सो केस रिलेटिंग टू नेवल फोर्स, मेरिटाइम एक्टिविटीज एंड एम्बेसडर्स। केवल मात्र जो अमेरिका का जो कोर्ट रहा है केवल मात्र फेडरल केस को प्रेजेंट नहीं करता है, इस क्षेत्र में नेवल केस को, मेरिटाइम केस को, मेरिटाइम जो एक्टिविटी है उस बारे में, और एम्बेसडर क्षेत्र के भी वो प्रेजेंट कर सकती है। इंडियन कोर्ट में इट्स अप्लाइड जुरिडिक्शन कवर कॉन्स्टिट्यूशनल क्षेत्र कवर कर सकती है, सिविल और क्रिमिनल केस भी डिस्कस कर सकती है इंडियन कोर्ट में, लेकिन इट्स अपील किया जा सकती है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर के बारे में, सिविल मैटर के बारे में, क्रिमिनल मैटर। लेकिन जब अमेरिका में जाऊंगा जुरिडिक्शन कॉन्फाइनेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल केस, केवल मात्र यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल केस अपील किया जा सकती है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में। इंडियन सुप्रीम कोर्ट में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल केस, सिविल केस एंड क्रिमिनल केस प्रेजेंट कर सकती है, आप प्रेजेंट बारे में अपील कर सकती हूँ कि, लेकिन उधर में अमेरिका में खाली कॉन्स्टिट्यूशनल केस हम लोग अपील कर सकते हैं। इट हैज ए वेरी वाइड discretion to grant special leave appeal in any matter against the judgment of any court of tribunal except military। मिलिट्री के छोड़ के कोई ट्रिब्यूनल, कोई कोर्ट में कोई जजमेंट चल रहा है, इस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति पेशा लीव ले सकती है। इट सच नो सच प्लेनरी पावर, इस अमेरिका में इस तरह कोई पावर नहीं है। इट हैज एडवाइजरी जुरिडिक्शन, इंडिया में सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी जुरिडिक्शन रहा है। इट हैज नो एडवाइजरी जुरिडिक्शन, यूएस में एडवाइजरी जुडिक्शन नहीं है। इट्स स्कोप जुडिशियल रिव्यू इट्स लिमिटेड, इंडिया में जो जुडिशियल रिव्यू है उसका जो क्षेत्र है वो लिमिटेड रहा है, लेकिन अमेरिका में जुडिशियल रिव्यू इज वेरी वाइड, अमेरिका में जुडिशियल रिव्यू बहुत ज्यादा है। इट डिफेंडेड राइट ऑफ सिटीजन अकॉर्डिंग टू द प्रोसीडिंग एस्टेब्लिश बाय लॉ, ये डिफेंड करता है। इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट इंडिया का जो नागरिक होता है, सिटीजन होता है, उसका अधिकार डिफेंड करता है अकॉर्डिंग टू प्रोसीड्यूर बाय एस्टेब्लिश लॉ, लॉ के माध्यम से। इट डिफेंड राइट ऑफ सिटीजन, ये भी सिटीजन को राइट डिफेंड करता है ड्यू प्रोसेस लॉ के माध्यम से। ड्यू प्रोसेस लॉ के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट, अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट नागरिक का, उस देश का नागरिक का जो अधिकार होती है वो प्रोटेक्ट करती है, डिफेंड करती है। इंडिया में करती है प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश बाय लॉ, प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश लॉ के माध्यम से नागरिक अधिकार को डिफेंड करती है। Its jurisdiction and power can be enlarged by parliament, इसका जो jurisdiction है, पावर है, उसका एनलार्ज किया जाती है पार्लियामेंट के द्वारा इंडिया में, और its jurisdiction and power are limited to conferred by the constitution, इसका जो पावर और jurisdiction रहा है लिमिटेड रहा है, एनलार्ज नहीं रहा है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इधर पे पार्लियामेंट है, इंडिया में पार्लियामेंट है, इधर में कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से। It has power to
judicial superintendents control over state high court due to intricate judicial system। इंडिया में इंट्रिकेट जुडिशियल सिस्टम होने के लिए इंडिया में सुपरिटेंडेंट्स रहा है सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट के ऊपर, और it has no such power due to double separate judicial system। यूएस में डबल सेपरेट जुडिशियल सिस्टम रहा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का कोई पावर नहीं रहा है हाई कोर्ट के ऊपर सुपरिटेंडेंसी करने के लिए। दोस्तों हम लोग यूएस और इंडिया की सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिफरेंस देख लिए हैं। हम लोग एडवाइजरी जुडिक्शन, कोड ऑफ रिकॉर्ड, एडवोकेट इंडिया बारे में हम लोग जान लिए हैं। दोस्तों आप हम लोग सुप्रीम कोर्ट का जो क्लास हम लोग खत्म कर लिए हैं। थैंक यू दोस्तों, आप सब लोग अच्छे रहना, बार बार एक क्लास देखते रहना, रिवाइज करते रहना, और आपको इस क्लास से फायदा हो रहा है, आपको इस क्लास से अच्छे लग रहा है तो आप इस क्लास को एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। आप सब लोग अच्छे रहना, ठीक है। यूपीएससी के बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में उसका सिलेबस क्या क्या है, वेस्ट बंगाल में जो नेक्स्ट ईयर में यूपीएससी का जो सिलेबस होगा तो उस बारे में भी एक क्लास लूंगा। तो दोस्तों आज हम लोग यहीं तक क्लास खत्म करते हैं।